हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। बच्चों, हम लोग जिस मिशन के तहत हैं वो है सिंह सर का सपना। आप पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको, और ये अधिकार आपको हम लोग दिला कर रहेंगे। और जो हमारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चों, इस वीडियो का मेन मकसद है वो है न्यू लाइट इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म से हम आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। कहाँ से आया, क्या करना है। मैं आशुतोष मिश्रा सर, न्यू लाइट इंस्टीट्यूट, एचओडी फिजिक्स, एकेडमिक हेड, कानपुर में न्यू लाइट हमारा ऑफलाइन सेंटर। बच्चों, जो बच्चे हम लोगों से जुड़े हुए हैं पूरे देश की, कानपुर नहीं आ पाते हैं, अब न्यू लाइट टेस्ट सीरीज में हम लोग के पूरे देश में फैल गया है। और टेस्ट जो होता है बच्चों, ये हर स्टूडेंट का एक दर्पण की तरह काम करता है। कैसा परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे, ये टेस्ट के थ्रू हम लोग बेटर तरीके से ही समझ पाते हैं। तो एक नीट का पेपर का थीम लेकर हम लोग वैसे ही टेस्ट कराते हैं, वही टाइम होता है, वही सब कुछ होता है जैसे नीट में होता है 2 से लेके 5:20 तक, दोपहर भरी दोपहर में। तो बच्चों, इस साल हम लोगों ने जितना भी काम किया है, और अब 2025 के लिए हम लोगों के लिए काम के लिए और एक नई चुनौती है। सिंह सर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने एक काम और करके दिखाऊंगा अभी आपको। तो बच्चों, इसमें एक जो आज के वीडियो में जो मेन कंटेंट है वो हम लोग इन 4 किताबों में जो रहस्य छुपा हुआ है, खजाना छुपा हुआ है, ये अब आपको समझना है। और सिंह सर अब इन किताब के अलावा आप फिजिक्स में थोड़ा बहुत हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए सर ने बताया है, लेकिन इनसे अलग नहीं जाना है। बच्चों, ये वादा है, आप 2025 के टेस्ट में आपको एनसीईआरटी के बाहर, लाइन के बाहर, या एनसीईआरटी के कंटेंट के बाहर सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर, इसके बाहर पेपर नहीं मिलेगा। तो हम लोग पहले क्या होता था, कभी कभार बाहर से कहीं क्वेश्चन आ जाता था, बच्चे पेज नंबर ढूंढते थे, नहीं मिलता था। अब ये वादा है कि एनसीईआरटी से बाहर पेपर नहीं। बच्चों को इतना ज्यादा बोझा नहीं लादना है कि हम लोग इनसे बहुत ज्यादा बड़े बड़े नोट्स बनवाएं। तो इन 4 किताबों में अब हमारे यहाँ की एक स्टूडेंट आकांक्षा, जो बहुत अच्छा स्कोर कर रही है, ये आपको बताएगी कि जो 2024 का पेपर आया है उसका एक एक क्वेश्चन वो इन किताबों में कहाँ है, किस तरह से आपको पढ़ना है इन किताबों को। बच्चों, पूरा पूरा पेज हम पढ़ जाते हैं कभी कभी एनसीईआरटी में। थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा लगता है कि नहीं भाई, तो हिंदी में भी एनसीईआरटी है। तो नीचे पता लगा एक छोटी सी लाइन पड़ी हुई है, पूरे पेज में कुछ नहीं मिला, नीचे की लाइन से क्वेश्चन मिल गया। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बेटा आपको प्योर एनसीईआरटी से अभी आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आपका न्यू लाइट के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आकांक्षा यादव, नीट 2024 का मैंने भी पेपर दिया था। मैं यहाँ की एसआरवी बैच की स्टूडेंट थी और मैं प्रतिष्ठा ग्रुप में थी। आज हम बात करते हैं कि नीट 2024 में जो फिजिक्स का पेपर हुआ है उसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस एनसीईआरटी की किन लाइनों से फ्रेम हुए हैं, इसकी हम लोगों ने एनालिसिस करी है, एक स्लाइड प्रिपेयर करी है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि थ्योरी बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी की किन लाइनों से आया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, थ्योरी बेस्ड पहला क्वेश्चन है। इधर पे बात करी गई है 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं, उनकी ससेप्टिबिलिटी पूछी गई है मैचिंग में। तो अगर हम बात करें एनसीईआरटी से किस लाइन से आया है, एनसीईआरटी की टेबल नंबर 5.3 में तीनों मटेरियल्स की डिफरेंट ससेप्टिबिलिटी बताई गई है। ससेप्टिबिलिटी एज इट इज ऑप्शंस में उठा के रख दी गई है और हम लोगों से पूछ लिया गया है। अगर इधर भी अगर हम देखें दूसरी जगह पे, तो समरी में भी लिखा हुआ है कि फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल इट इज पॉजिटिव एंड स्मॉल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैव अ लार्ज ससेप्टिबिलिटी। इट मींस ये क्लियर है कि एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर आ रहा है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रोटेशनल मोशन, रोलिंग मोशन का था। ऑल्दो अकॉर्डिंग टू एनटीए रोलिंग मोशन सिलेबस में नहीं है, पर उन्होंने रोलिंग मोशन का जो एक क्वेश्चन फ्रेम किया है ये न्यू एनसीईआरटी के इस डायग्राम से फ्रेम किया है। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट पॉइंट्स पे उन्होंने वेलोसिटी पूछी है। तो इस क्वेश्चन में भी एज इट इज वही था कि पी एंड क्यू पॉइंट की आपको वेलोसिटी पूछी गई थी। तो ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है इस वाले ग्राफ से। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें
तो तीसरे क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट पूछे गए हैं। पहली बात तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है इस नीट 2024 में, क्योंकि इसमें जो 2 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट जो ये है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ये बात बिल्कुल सही है और ये एनसीईआरटी में कहां पे लिखी हुई है? अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी समरी में ये पॉइंट दे रखा है फर्स्ट नंबर का, एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड देयरफॉर कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो ये क्लियर हो गया, पहला स्टेटमेंट हमें एनसीईआरटी के मिल गया। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, ये स्टेटमेंट थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्यों? क्योंकि इसमें बात करी गई है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। ये जो वर्ड ईच है ये ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेक्ट है, पर अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी जब बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट। तो इस हिसाब से ये कंट्रोवर्सी अभी चल रही है और जब फाइनल आंसर की आएगी एनटीए की तब ये क्लियर होगा कि क्या इसका एग्जैक्टली आंसर है। पर ये बात बिल्कुल रियलिटी में है कि एनसीईआरटी से ही देखिए पूरा पेपर आ रहा है। अगर हम बात करें 4th नंबर क्वेश्चंस की, तो इसमें पूछा गया है, कहा गया था कि एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस एट ब्रूस्टर्स एंगल। उसके बाद इन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे थे जिसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट था। और क्या लिखा है इसमें ऑप्शन में? द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शली पोलराइज्ड। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है और ये एनसीईआरटी की किस लाइन से बना हुआ है? इस वाली, द रिफ्लेक्टेड वेव इज टोटली पोलराइज्ड वेव, और इसमें एंगल ऑफ द इंसिडेंस पूरी बात लिखी हुई है। मतलब एनसीईआरटी की इस लाइन से ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। देखिए अभी तक हमने सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यूनिफॉर्म स्पीड बोला गया है कि अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल पाथ मेंटेन। अगर हम इसमें बात करें तो एज पर आंसर हमको पता है कि वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन इसका आंसर है। पर एनसीईआरटी की किस हेडिंग से आया ये क्वेश्चन? एनसीईआरटी की हेडिंग 3.10 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हेडिंग। और इधर भी ये बात अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें लिखा है कि सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। उसके बाद लिखा है सिंस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली इन डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट अंडरगोज एक्सेलरेशन। ये भी बात क्लियर हो गई कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी डायरेक्टली एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन से मैच कर रहा है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये जो फोटोन वाला क्वेश्चन आया है, देखेंगे बात करेंगे। इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोन। फोटोन के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था। हमारे पास 5 ये जो ऑप्शंस थे इनमें से हमें देखना था कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन हमें पता है E = hν, वेलोसिटी ऑफ फोटोन c होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन। ये सारी बातें हमने जो भी हम लोग स्टेटमेंट में पढ़ रहे हैं, ये सारी जो बातें हैं ये एनसीईआरटी के किस पेज से आई है? तो एनसीईआरटी की हेडिंग नंबर 11.7 में पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से आया है। इसमें क्या है? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। अगर आप इनको डीपली अच्छे से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो फोटोन पार्टिकल कोलिजन सच एज अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जबकि आप पीछे वाले स्टेटमेंट में देखेंगे फोटोन पजेस पॉजिटिव चार्ज, तो बिल्कुल गलत बात है। तो ओवरऑल हमें देखने में ये समझ में आ रहा है कि ये जितने भी ऑप्शंस हैं सारे एनसीईआरटी की इस हेडिंग से एग्जैक्टली उठा लिए गए। कौन सी हेडिंग है? हेडिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट द फोटोन। तो ये अभी तक तो हम लोग देख ही रहे हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस हमें एनसीईआरटी से मिल गए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे आपको पूरे क्वेश्चंस 50 के 50 क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड या फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चंस आपको अभी एनसीईआरटी से मैच कराएंगे। देखिए ये जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें तो आप शॉक हो जाएंगे। क्यों? मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट। ये जो एज इट इज स्टेटमेंट है ना, ये कहां से उठाया गया है? एग्जाम्पल नंबर 10.4 F पॉइंट से उठाया गया। इसलिए मैं बोली थी आप शॉक हो जाएंगे, क्योंकि इसमें वैल्यू कुछ भी नहीं चेंज किया गया, मतलब वर्ड को कुछ भी घुमाया भी नहीं गया, ट्विस्ट भी नहीं किया गया। डायरेक्टली लिखा गया है कि द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अ सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। देखिए आंसर भी आपको देखेंगे, जब F नंबर का आप आंसर चेक करेंगे तो वहां पे आंसर भी लिखा है दस द फ्रिंजेस क्लोजेस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज इज रेड एंड द farthest will be appear blue after few fringes, no clear fringe pattern is seen। मतलब आंसर क्या था? आंसर हमारा ये था कि देयर विल बी अ सेंट्रल, नहीं सॉरी, आंसर हमारा ये है देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट white fringe is surrounded by few color fringe।
व्हाइट वाला आंसर मतलब एग्जैक्टली वही आंसर भी था। तो ये हमें पता चल गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करी गई है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी थ्रू अ रेजिस्टर। इफ I is the current in the circuit, then the gap between the plates. डिफरेंट स्टेटमेंट दिए गए थे आपको, यहाँ डिफरेंट स्टेटमेंट बताए गए हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज आई, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लो इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ आई। ऐसे डिफरेंट अगर स्टेटमेंट की बात करें तो देखिए आपको एनसीईआरटी में कहाँ मिलेगा पॉइंट, द लिखा हुआ है यहाँ पे, इन ऑल रिस्पेक्ट द डिस्प्लेसमेंट करंट हैज द सेम फिजिकल इफेक्ट एज द कंडक्शन करंट। मतलब जैसे कि हमारी कंडक्शन करंट होती है वैसे ही डिस्प्लेसमेंट करंट भी होती है, सेम सारे फिजिकल उसके फिनोमेना होते हैं। तो अगर हम बात करें ये जो है हमें देखने को मिलेगा डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज आई। बिल्कुल, तो अभी तक हमारे 8 क्वेश्चन हो गए, हमने एनसीईआरटी से देख लिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, ये तो डायरेक्टली ग्राफ उठा लिया गया एनसीईआरटी से। इसमें ये पहले अगर स्टेटमेंट की बात करें तो लिखा है फॉर अ सोलर सेल IV characteristics lies in a fourth quadrant of the given graph। और आप देखेंगे एनसीईआरटी के इस ग्राफ से ये डायरेक्टली पूछा गया था कि फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसका डायरेक्टली ये ग्राफ पूछ लिया गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या सोलर सेल का ग्राफ लाई करता है, एग्जैक्टली लाई करता है। तो ये चीज हो गई डायरेक्टली एनसीईआरटी से। इन अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इन माइक्रोएम्पियर इज ड्यू टू मेजॉरिटी, नहीं माइनॉरिटी की वजह से। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये 2 स्टेटमेंट आए थे, असर्शन था, असर्शन रीजन वाला ये क्वेश्चन है। द पोटेंशियल V एट एन एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑफ अ डाइपोल मोमेंट वेक्टर P ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। हमको ये वैल्यू पुट करके निकालनी थी। इसके बाद अगर सेकंड रीजन की बात करें तो ये जो फॉर्मूला है ना ये गलत है, ये आपको सबको पता है। एनसीईआरटी में कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए एनसीईआरटी की इक्वेशन नंबर 2.15 में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि इधर पे 2 नहीं होता है, सिंगली P होता है। तो इस हिसाब से तो रीजन हमारा गलत है, ये करेक्ट है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज की तो उस पर ये क्वेश्चन आ गया। तो इसमें हमें पता है कि द प्रॉपर्टी विच इज नॉट, इसमें बोला है नॉट, जो प्रॉपर्टी नहीं है। तो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, दे ट्रेवल विद स्पीड इक्वल टू 1/√μ0 ε0। पर इसमें लिखा दे ओरिजिनेट फ्रॉम अ चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये बात तो गलत है, पर ये एनसीईआरटी में कहाँ लिखी हुई है? एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है, ये देखिए समरी के इस वाले पॉइंट पे, एन एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समरी के इस पॉइंट से ये उठाया गया है। तो आप अभी तक देख रहे हैं कि पूरा एग्जैक्टली एनसीईआरटी से पूरा मैच कर रहा है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस अभी देखिए आप, ये पीवाईक्यू डिराइव क्वेश्चन है। 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, सॉलिड एंगल एंड एंगल का पूछा था। तो क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल, आपको पता है स्ट्रेन एंड एंगल होगा। ये तो 2023 का डिराइव क्वेश्चन है, डायरेक्टली पीवाईक्यू से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात करी गई है, बैटरी में क्लोज टू ईच अदर, और सारे ये जो पॉइंट्स हैं ये भी पीवाईक्यू डिराइव्ड ही है। आप अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा तो आपको देखने को मिला होगा। अब हम बात करते हैं, अभी तक तो हमने बात करी सारे थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन की, थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन से कहाँ से मैच कर रहे हैं। पर अब हम आपको मैच कराएंगे फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन आए थे नीट 2024 में फिजिक्स में, वो कहाँ से मैच कर रहे हैं, किस एनसीईआरटी की लाइन से थे, या किस एग्जाम्पल से थे, या फिर एग्जाम्पलर में वो क्वेश्चन कहाँ है। तो चलिए देखते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि अ टाइटली वाउंड 100 टर्न कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 7 एम्पियर, और हमसे पूछ लिया गया कि मैग्नेटिक फील्ड बताइए सेंटर पे। तो देखिए अगर आप इसमें देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4.11, 100 टन क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, करंट 3.2 एम्पियर। तो एग्जैक्टली देखिए क्या किया इन्होंने, 100 टन तो है इसमें भी, रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, पर करंट इन्होंने 7 एम्पियर दिया है, जबकि इधर 3.2 एम्पियर। तो बस करंट वेरी कर रही है, बाकी एग्जैक्टली क्वेश्चन सेम है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 4.11। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एसएचएम का भी सिमिलर इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम्पल 14.5 में आपसे डिस्प्लेसमेंट, स्पीड पूछते हैं, टाइम पूछते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन सेम मैच कर रहा है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 14.5 एसएचएम का क्वेश्चन।
अगर हम बात करें मैचिंग द, ये जो मैचिंग आई थी हमारी स्पेक्ट्रल सीरीज लाइंस के बारे में बताया था हाइड्रोजन के, और वेवलेंथ उसकी मैच कराना था। देखिए ये क्वेश्चन जिनको आता था सबने कर लिया होगा, पर इसमें ऐसी क्या बात है कि एनसीईआरटी से वैल्यूज कैसे मैच कर जाएंगे। एग्जैक्टली वैल्यू भी मैच कर रही है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि मतलब एकदम एनसीईआरटी, ये जो ऑप्शंस फ्रेम किए गए ना 410, 434.1, 656.3, 486.1, ये जो वैल्यू है ना, वैसे आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा, पर एनसीईआरटी में ये डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है। देखिए ये जरा देखिए 486, 434.1, 656.3, मतलब एग्जामिनर सर ने देखिए वैल्यू भी पूरी एज इट इज उठा के रख दी है, वैल्यू भी नहीं बदली, तो ये भी मैच करेगा क्वेश्चन अपना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर, अ थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ये पूरा क्वेश्चन अगर आप रीड करेंगे तो आपको डायरेक्टली पीवाईक्यू से ड्राइव मिलेगा। 2016 में एज इट इज सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड था, बस वैल्यू डिफर कर जाती है, तो ये पीवाईक्यू ड्राइव ही क्वेश्चन है। जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की, तो जैसे फोर्स दे रखा था 10 न्यूटन अप्लाई टू अ ब्लॉक ए shown in a figure, the mass of block A and B are 2 kg and 3 kg respectively. The block slide over a frictionless surface. The force exerted by block A on block B. हमें फोर्स निकालना था इनके बीच का। अब ये आप कहेंगे एनसीईआरटी से कैसे, तो देखो एनसीईआरटी में जब ये पूरा एग्जांपल तुम रीड करोगे 4.12, तो लास्ट में लिखा है कि आइडेंटिफाई द एक्शन रिएक्शन पेयर इन द प्रॉब्लम। हमें एक्शन रिएक्शन पेयर पता लगाना था, तो इसमें भी यही तो बात करी थी, बस लैंग्वेज ट्विस्ट करी थी। एक्शन रिएक्शन पेयर, यहाँ पे फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे देखो एग्जैक्टली एनसीईआरटी कैसे मैच कर रहे हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम्पलर से पूछा गया डायरेक्टली। देखो क्या करते हैं सर लोग, एग्जाम्पलर से आ गया क्वेश्चन, या एग्जाम्पल नीट वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से आ गया, या इन टेक्स्ट के क्वेश्चन से आ गया, कहीं से भी आता है जो क्वेश्चन, तो वो मॉडिफाई कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो मॉडिफाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूछा कि एन आइडियल गैस अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस। इसमें ये एग्जाम्पलर में ये पूछा गया कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बताओ पूरी प्रोसेस में, और जब नीट में ये क्वेश्चन आया तो सर ने केवल बी एंड सी वाला वर्क डन पूछा कि बी के सी, जब बी से सी जा रहा है तो कितना वर्क डन। आपको पता है वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन 0 हो जाएगा, तो ये वर्क डन 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करें 7th क्वेश्चन की, तो सिमिलर इसी तरीके से रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में भी अगर किसी ने पीवाईक्यू को भी अच्छे से एनालिसिस करके अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप किया होगा, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ही ना कर सके आप। अगर हम बात करें लॉजिक गेट वाला, ये तो फिक्स है, ईच एंड एवरी ईयर इससे लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन आता ही है, और ये नॉर्मली पीवाईक्यू डिराइव्ड ही क्वेश्चन है। जैसे ये वाले क्वेश्चन की बात करें, इसकी पता है क्या खास बात है, कुछ भी नहीं, बस ये है कि नीट 2020 से ही डायरेक्टली डिराइव्ड हो गया, और कुछ किया ही नहीं। हमको पता है कि एक जो स्फीयर होता है हमारा, इसके सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इन्होंने बस पूछ लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। जब पोटेंशियल ऑल ओवर कांस्टेंट है सरफेस तक सेंटर से लेकर, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, 0, तो आंसर क्या हो गया 0। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल था, नीट 2020 में, बस थोड़ा सा 2020 में यहाँ पे पूछ लिया था पोटेंशियल, इस बार डिफरेंस पूछ लिया। तो भाई आप देख लो कि एनसीईआरटी ही पढ़नी है आपको, और कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, बस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पर अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ये भी क्वेश्चन एग्जैक्टली पीवाईक्यू ड्राइव्ड है। अगर इसकी बात करें, मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ स्टील वायर वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इलास्टिक लिमिट पूछी गई है। आप देखेंगे एग्जाम्पल 8.1 में एज इट इज पूरा क्वेश्चन ही ये लिखा हुआ है, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देते हैं बस, और कुछ भी नहीं। अगर ये बात करें ये वाला क्वेश्चन जिसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पूछा गया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फ्री पार्टिकल, और ये जब पीवाईक्यू आप उठा के देखेंगे तो यहाँ से भी डी ब्रोगली वेवलेंथ से तो एक क्वेश्चन आता ही है। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ से पूछा भी गया है क्वेश्चन, कई बार 2015 में पूछा गया था। तो उसी मतलब ये है कि कंसेप्ट यही यूज हो रहा है, बाकी उस कंसेप्ट से रिलेटेड ट्विस्ट कर करके वो लोग चीजें पूछते रहते हैं। तो कंसेप्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ का ही था ये क्वेश्चन। ये भी पीवाईक्यू डिराइव्ड है 1995 में। पीवाईक्यू ऐसे 1995 क्या, ये तो अक्सर आता ही रहता है क्वेश्चन, डिके वाला रेडियो एक्टिविटी, ऑल्दो इस बार सिलेबस में नहीं थी। ये कैपेसिटर का क्वेश्चन एनसीईआरटी में आप देखेंगे एक्सरसाइज में,
कैपेसिटेंस कई तरीके से पूछा गया, तो ये कैपेसिटेंस का एक अरेंजमेंट दे दिया गया। कैपेसिटेंस का अरेंजमेंट तो किसी भी तरीके से आ सकता है, और उन्होंने एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब आपको इसकी प्रैक्टिस होगी इस तरीके के कैपेसिटेंस को निकालने की। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो जैसे ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली एनसीईआरटी की कहीं आया है कि बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। वही सब पूछा गया है, कंसेप्ट वही सेम है। इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, तो ये जो ग्राफ आया था इसमें हमें डायरेक्शन फाइंड करनी थी। अभी आप देखो कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा गया, ये जब तुम्हारा जो बार मैग्नेट है अगर इधर मूव कर रहा है या इधर मूव कर रहा है तो कैसे कैसे डायरेक्शन होगी। तो ये तो बिल्कुल सिमिलर हो गया क्वेश्चन, कुछ भी डिफरेंट नहीं हुआ। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करी होगी, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे से करी होगी, तो इसकी डायरेक्शन निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपने आराम से फाइंड कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन इफ द टू मासेस आर इक्वल सेम मासेस, वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई और वेलोसिटी का रेशियो पूछ लिया। तो इसमें हमारा 2:1 रेशियो आ रहा था, अगर आप फाइंड करेंगे तो 2:1 रेशियो मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, तो ये भी पीवाईक्यू ड्राइव्ड है। 2002 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ऑसिलेशन नॉर्मली। इसका आंसर 12 है, ये तो हमको पता ही है, 1280 पाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन गेट का हमेशा ही आता है क्वेश्चन, पीवाईक्यू में देख लीजिए, पीवाईक्यू में देख लीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में देख लीजिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपको नॉर्मली हर जगह मिल जाए, क्योंकि गेट से क्वेश्चन हर ईयर आता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिनिमम एनर्जी, देखिए इस क्वेश्चन की खास बात क्या है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m, द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास m, रेडियस r से 2r पे भेज है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि रेडियस r से 2r जाने पे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। अब एग्जैक्टली एनसीईआरटी के एग्जांपल 8.8 में यही बात कही गई है कि सैटेलाइट है, उसका इतना वेट है, उसको 2r से 4r जाने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो एग्जैक्टली एनसीईआरटी से मैच कर गया। तो देखो, अगर किसी ने एनसीईआरटी का ये एग्जांपल 8.8 लगाया होता, कोई बड़ी बात नहीं थी, वही क्वेश्चन भी आराम से लगा सकता था विदाउट एनी सिली मिस्टेक। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, देखो ये तो एकदम शॉकिंग है। जब मैंने भी ये निकाला मुझे भी लगा कि ये तो एकदम ही मतलब एनसीईआरटी पूरी छाप दी है। क्या ये जो ग्राफ आप देखिए एग्जैक्टली इस पहले तो अच्छे से देख लीजिए कि ये ग्राफ एग्जैक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। और जिसका ये है ना P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, ऑप्शन भी मैच कर रहा है। ऑप्शन आंसर जो अपना ये है, देखो आप, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, तो कोई भी डिफरेंस नहीं, मतलब एग्जैक्टली एनसीईआरटी देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू ड्राइव्ड है। नीट 2016 में ये एग्जैक्टली इसी, देखो पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर है, वैल्यू डिफर करती है, पर लगभग वही सवाल है। देखिए वैल्यू भी थोड़ी बहुत चेंज करते, ज्यादा कुछ नहीं बदलाव है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो वर्नियर कैलिपर बोला था कि फिजिक्स प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल फिजिक्स में आ गया क्वेश्चन, ये तो आना तय था। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज से हर साल एक क्वेश्चन आता है। आया क्या है कि वर्नियर कैलिपर में n+1 डिवीजन, देखो बस क्या है सेंटीमीटर mm में खेला गया है, बाकी एग्जैक्टली देखो नीट 2019 ओडिशा में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ऑप्शंस भी देख लो लगभग वही सिमिलर है। मतलब भैया फिजिक्स तो अब क्या कर, फिजिक्स के लिए एग्जाम्पल एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइजेज एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लगा लिया और पीवाईक्यू मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिमिलर इसी वजह से इन्होंने क्या किया कि वैल्यू रख दी, पर नीट 2016 में अगर देखें तो इन्होंने फॉर्मूला रखा है, कोई भी चेंज नहीं है। आप एग्जैक्टली रीड करोगे सेम चीजें, बस इसमें फॉर्मूला रखा गया है और इसमें वैल्यू रखी गई। आगे बात करते हैं, ये जो प्रिज्म वाला क्वेश्चन है पूछा गया है मेंस में 2010 में, वही सवाल थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। अगर ये बात करते हैं ग्रेविटेशन का, तो आपको पता है ऐसा एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, ग्रेविटी के बारे में पूछ लेंगे, इतना कर दिया तो ग्रेविटी कितनी हो गई। तो सेम एज इट इज क्वेश्चन है, देखो आप, मास दे रखा है, डायमीटर बता रखा है, एम फॉलिंग फ्री, एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें भी ग्रेविटी पूछी है, कंसेप्ट वही इस्तेमाल हो रहा है। कभी वो वैल्यू के फॉर्म में रख दे रहे हैं, कभी वो डायरेक्टली आपसे फॉर्मूले के फॉर्म में पूछ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर क्वेश्चन, ये तो एग्जाम एग्जैक्टली फिक्स है, हर साल के नीट के लिए एकदम एक क्वेश्चन तो आता ही है। जैसे ये देखो रेशियो दे रखा है, पूछ लिया भी ऐसे पीवीपी, आप देखो कितनी बार ही पूछा, स्टेप डाउन स्टेप अप, नीट 2021 में ही पूछ लिया गया था। अगर हम बात करें यंग्स मॉडुलस वाला, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक मेटेलिक बार है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बता रखा है, एरिया बता रखा है, और टेम्परेचर बोला कि 0 से लेकर 100 तक। अब देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 9.20 में
यही सेम क्वेश्चन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बता रखा है, अल्फा बता रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी एरिया बता रखा है, और बोला है कि 0 से 200 डिग्री सेल्सियस हम उसे हीट कर रहे हैं। इधर क्या बोला, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस हीट कर रहे हैं। तो देखो क्या है, क्या डिफर है, बस वैल्यू तो बदली है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, वैल्यू तो चेंज हुई, 0 से लेकर 100, ये 0 से लेकर 200। तो भैया आप देखो, आप एक एक क्वेश्चन मैच कर रहा है। ये पेंडुलम वाला क्वेश्चन कितनी बार आया, नहीं 2018 में देख लो, 18 में देख लो, व्हीटस्टोन ब्रिज, क्वेश्चन सारे मैच कर रहे हैं भैया, इसे छोटा कीजिए बस। उसके बाद देखो आप, ये फोर्स वाला क्वेश्चन डायमेंशन का पूछते ही है, ये हर साल पूछते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लो, एक आयरन बार मैग्नेट लेंथ का है, मैग्नेटिक मूवमेंट m है, उसका मिडिल फोल्ड कर दो और उसका 60 डिग्री एंगल बना दो। नीट 2013 का एग्जैक्टली क्वेश्चन देखो, इसको फोल्ड किया गया, 60 डिग्री एंगल इसका दिखा दिया गया और इसका अब मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ लिया गया। और देखो नया मैग्नेट मूवमेंट पूछा इन्होंने और कुछ किया ही नहीं है, बस इधर क्या है, इधर पाई के टर्म्स में, इधर वैल्यूज के टर्म्स में, तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है ना। अभी देखो जैसे ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आया, वेलोसिटी वाला, ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप लोग ग्राफ तो पढ़ते ही हैं, एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है, उन्होंने ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लिया, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का दे रखा था। इसी तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये टेलीस्कोप वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो क्या इसमें है, बोला गया है कि स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप पूछा गया है, मैग्नीफाइंग पावर पूछा गया है, आपकी ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर और आई पीस 5 सेंटीमीटर। अब देखो जरा तुम लोग, शॉक वाली बात, एकदम आंखें खुल जाएंगी आपकी। 9.27 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन, अभी अपनी बुक खोल के देखो 9.27 क्या बोला है, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। वैल्यू बदली, वैल्यू भी सेम दे दी, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ की फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर, आई पीस की उन्होंने बता दी 5, और आप देखो एनसीईआरटी के इसी 9.27 एक्सरसाइज का क्वेश्चन, वही सेम वैल्यू 140 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और पूछ लिया कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। बताइए कितना एकदम एग्जैक्ट मैच कर रहा है क्वेश्चन। इसी तरीके से कैपेसिटर का क्वेश्चन पूछ लिया, 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कनेक्टेड टू इतनी वोल्ट सोर्स एज शोन इन फिगर। तब पीक करंट पूछी हमसे, पीक करंट पूछी है, ये अब ये तो नीट का क्वेश्चन है। अब जरा एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहां से आया। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7.4 से 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू। इधर आरएमएस बोली है, इधर पीक करंट बोला है। तो अभी हमारा देखो सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली मैच कर गए, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जो एनसीईआरटी से बाहर से हो, कोई एनसीईआरटी की एग्जाम्पल से है, कोई एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन से है, कोई एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस से, पर ऐसा कोई भी कंसेप्ट या कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो आउट ऑफ द एनसीईआरटी कंसेप्ट हो। बस वो एनसीईआरटी में इस तरीके से हमें लिखा रहता है, कई बार हमें समझ नहीं आता है, तो हमें वही एनसीईआरटी अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे ना तो वही क्वेश्चन हमें समझ आएंगे और वो नीट में हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। और अगर कोई क्वेरी हो या कोई भी चीज़ आपको मिसिंग लगे तो आप न्यू लाइट के इस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। थैंक यू सो मच।